हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आहान की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले आया गया था। वहीं श्रुति भी अब श्रेजल को उसके कहने पर यहाँ पर लेती आई थी और वहीं श्रेजल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। श्रुति थोड़ा देर तो श्रेजल को इसी तरह से देखती है, लेकिन वो अपनी कॉल से परेशान थी, जिसको रिसीव करने के लिए उसे मजबूरन वहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। वहीं पार्थिक जो श्रेजल के पास आते हुए कहता है, भाभी आप आकर के आराम से बैठ जाओ, ऐसे आप परेशान मत हो और प्लीज़ रोना बंद करो। श्रेजल जो पार्थिक को देखते हुए कहती है, वो मुझसे बोल रहे थे कि वो मुझसे दोबारा शायद नहीं मिल पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे थे वो? क्या उन्हें पता था कि कुछ गलत होने वाला है? जैसे पार्थिक ये सुनता है, वो ऋषि के पास आते हुए कहता है, वैसे बात तो सही है, भाई आखिर गए कहाँ थे? यशवीर भाई से पूछना पड़ेगा। यशवीर तो अलग ही टेंशन में था। आहान खुराना की कभी भी इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं हुई थी। अभी तक वो सिर्फ अपने गम को अपने दिल में छुपा कर रखते थे, मगर आज शायद उनकी इस हालत की वजह से सबको इस बारे में पता चलने वाला था। यशवीर जो वहीं रेलिंग पर टेक लगा करके कुछ सोचे जा रहा था। पार्थिक जो यशवीर के पास आते हुए पूछता है, आप लोग गए कहाँ थे? और वो भी इंगेजमेंट के दिन? कुछ इमरजेंसी रहा होगा तभी तो। यशवीर जो कहता है, इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। ऋषि जो कहता है, क्यों बात नहीं कर सकते यशवीर? हम जानना चाहते हैं कि आखिर कहाँ गए थे तुम दोनों और सिचुएशन ऐसी बनी कैसे? यशवीर जो ऋषि से कहता है, आप तो जानते हैं उनकी कंडीशन, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। ऋषि जो कहता है, इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और तुम दोनों ज़रूर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। यशवीर जो बार बार ऋषि की बात को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है। ऋषि जो पार्थिक को कहता है, तुम जा कर के श्रेजल को देखो, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है, पानी वानी पिलाओ उसको। पार्थिक जैसे वहाँ से गया था, ऋषि यशवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बता मुझे, मैं दोस्त हूँ उसका और साथ में डॉक्टर भी, उसके बारे में हर छोटी से छोटी चीज़ जानता हूँ, ये बात तो भी अच्छे से समझ रहा है। यशवीर जो कहता है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको पता है। ऋषि जो कहता है, पर इतनी क्रिटिकल कंडीशन कभी भी नहीं हुई आहान की, और मैं भी डॉक्टर हूँ, ऐसे अचानक से किसी को स्ट्रेस अटैक नहीं आता है। कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, किससे बात करने गए थे, क्या हुआ? यशवीर जो कहता है, सॉरी पर मैं इस बारे में आपसे कुछ भी नहीं बता सकता जब तक मुझे सर का ऑर्डर नहीं मिल जाता। ऋषि जो कहता है, यार तेरे सर का तू सांस भी लेता है तो उनकी परमिशन से लेता है क्या? ऋषि जो यशवीर की बात सुनते हुए कहता है, खैर ठीक है, कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर आते हैं तो मैं खुद उनसे पूछता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। सब लोग वहाँ पर टेंशन में थे। वहीं डॉक्टर जो कि जैसे ही बाहर आते हैं वो सबसे पहले ऋषि को बुलाते हैं, क्योंकि ऋषि से उस डॉक्टर का कोई परिचय था। डॉक्टर ऋषि। जैसे ही ऋषि को बुलाया जाता है, वो तुरंत ही डॉक्टर के पास आते हुए कहते हैं, हाँ डॉक्टर मेहता बताइए। वो डॉक्टर जो कहते हैं, मैं ही हूँ जो इस केस को लीड कर रहा हूँ और आहान सर के बारे में मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यशवीर जैसे ही सुनता है, वो तुरंत ही डॉक्टर के सामने आते हुए कहता है, आई थिंक आपको इस बारे में मुझसे बात करनी चाहिए, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। ऋषि जो एक बार यशवीर को घूरता है और फिर मेहता से कहता है, आप बताइए क्या बोल रहे थे? डॉक्टर जो कहते हैं, देखिए उनका जो दिल है अभी वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि नॉर्मल लोगों की तरह काम नहीं कर रहा है। देखिए हमें अभी रिपोर्ट से पता चला है कि उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसका नाम तकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी होता है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट सिंड्रोम भी कह सकते हैं। और कि तभी यशवीर जो कहता है, क्या ये कोई हार्ट अटैक है? और ये बोल करके वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर को समझाते हुए कहते हैं, नहीं इसे हार्ट अटैक नहीं कह सकते, मगर सिम्टम्स बिल्कुल वैसे होते हैं। ऋषि जो कहता है, पर ये हुआ कैसे? आई मीन कुछ तो ऐसा। कि तभी वो डॉक्टर जो कहते हैं, कोई शॉक लगा उन्हें, काफ़ी गहरा शॉक, जिससे शायद उनका दिल दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया। यशवीर जो कहता है, तो ये कंडीशन तो काफ़ी सीरियस लग रही है। डॉक्टर जो कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, हालांकि उनका हार्ट स्ट्रक्चरली ठीक है, लेकिन अभी फंक्शन में कंप्रोमाइज़ है। उन्हें हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा और उन्हें लगातार कार्डियक मॉनिटरिंग के अंडर में रखा जाएगा। डॉक्टर थोड़ा खुद भी इमोशनल होते हुए कहता है, देखिए डॉक्टर ऋषि, अभी के लिए वो स्टेबल हैं, लेकिन अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। अगर उनका स्ट्रेस दोबारा ट्रिगर हुआ
या इमोशनल डिस्ट्रेस वापस आया ना, तो इस बार परमानेंट हार्ट डैमेज या इवन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। श्रीजल भी डॉक्टर से पूछना चाह रही थी कि आखिर उनकी आहन कब जा करके ठीक होंगे, लेकिन तभी ऋषि जो श्रीजल से कहता है, आराम से बैठो, ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, सब ठीक है। श्रीजल रोते हुए कहती है, नहीं, आप लोग परेशान लग रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है ज़्यादा। आप तो बताइए यशवीर जी, क्या हुआ है? वो कब तक ठीक होंगे? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बस एक बार प्लीज़। यशवीर जो श्रीजल से कहता है, सॉरी मैम, पर अभी उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है, अभी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। श्रीजल जो कहती है, आईसीयू में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या? ऋषि जो कहता है, बस 24 आवर्स में ठीक हो जाएगा वो, तुम परेशान मत हो। वही अब घर से भी फ़ोन आने लगा था ऋषि के कॉल पर। वही अब घर से भी कॉल आने लगा था। यशवीर जैसे ही फ़ोन उठा करके देखता है तो ये रिया का कॉल था। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो उन लोगों से क्या बताए। वो रिया का बार बार फ़ोन देख करके पहले तो अवॉइड करने की कोशिश करता है, मगर एट लास्ट उसे फ़ोन को पिक करना ही पड़ता है। वो फ़ोन को कान पे लगाते हुए कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कहाँ हो तुम सब? और अचानक से सब लोग कहाँ चले गए? श्रीजल भी चली गई, ऋषि जी भी चले गए, तुम भी चले गए, और सर कहाँ है? पार्थिव भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। सब कहाँ चले गए, कोई मुझे बताएगा? यशवीर, आज हमारी इंगेजमेंट है, क्या इससे भी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है क्या? यशवीर जो बहुत ही काम वॉइस में कहता है, हाँ वो कुछ ज़रूरी काम था। रिया जो नाराज़ होते हुए कहती है, लाइक लिटरली तुम शादी के बाद भी कुछ ऐसे ही करने वाले हो ना? अपना पूरा टाइम सिर्फ खुद को दोगे और अपने सर को दोगे, मुझे नहीं। लाइक हमारी इंगेजमेंट थी आज, लेकिन नहीं, इस वक्त भी तुम्हें काम करना है, सीरियसली। यशवीर जो थोड़ा साइड में जा कर के रिया को समझाते हुए कहता है, रिया आई अंडरस्टैंड कि तुम नाराज़ हो, पर प्लीज़ इस बारे में घर में किसी को मत बताना, स्पेशली अंकल जी को। रिया जो थोड़ा परेशान होते हुए पूछती है, क्या बात है, सब ठीक है ना? और ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या नहीं बताना है? यशवीर जो कहता है, परेशान मत हो, पर वो सर एडमिट है। जैसे ही रिया ये सुनती है वो एकदम से कहती है, क्या तुम महान सर की बात कर रहे हो? यशवीर जो कहता है, मैंने कहा ना, इस बारे में स्पेशली अंकल जी को पता नहीं होना चाहिए। वैसे भी श्रीजल मैम को तो पता चल ही गया है, वो रो रो करके अपना बुरा हाल कर लिए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि धर्म अंकल को भी, और तुम्हें तो पता ही है ना कि उनकी कंडीशन कैसी है, और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे बेचारे। रिया जी कहती है, तुम इतना कुछ अकेले फेस कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं, कम से कम मुझे एक बार कॉल करके बता देते। मैं खामखा तुम पर नाराज़ हो रही थी, आई एम सो सॉरी। यशवीर जो कहता है, नहीं गलती है मेरी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि तुम्हारे फियांसे होने से ज़्यादा मुझे अपने असिस्टेंट होने का फ़र्ज़ निभाना है। यार, मैंने पहली बार सर को इस तरह से परेशान होता हुआ देखा है, उन्हें कमज़ोर पड़ता हुआ देखा है। रिया जो कहती है, क्या मुझे तुम्हारे पास आ जाना चाहिए? तुम एड्रेस दो, मैं आ जाती हूँ। यशवीर जो कहता है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ पर अंकल का ख्याल रखो, और गेस्ट वगैरह भी होंगे तो, और तुम्हारे मॉम डैड भी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। रिया जो कहती है, मैं तुम पर प्राउड महसूस कर रही हूँ कि तुम इतने इमोशनल और इतने अच्छे इंसान हो कि तुम्हें आज के दिन भी ज़रूरी चीज़ें पता है कि क्या है। मेरे साथ तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी बितानी है, बस तुम सर का ख्याल रखो, ठीक है? और हाँ, तुम भी कुछ खा पी लेना प्लीज़, ज़्यादा परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। यशवीर जो कहता है, थैंक्स यार, थैंक्स मुझे समझने के लिए। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देता है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो लगातार कभी अपने फोरहेड को रब करता तो कभी इधर उधर टहलना शुरू कर देता। पार्थिक जो श्रीजल के लिए पानी लेने के लिए गया था, वो पानी लेकर आता है और श्रीजल को बॉटल देते हुए कहता है, भाभी आप पानी पीजिए, आप बहुत ज़्यादा रो रही हैं, परेशान मत होइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। श्रीजल जो पानी का बॉटल देखते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक बार बस अंदर जाकर के उन्हें देखना है, प्लीज़ देख लेने दीजिए ना। कि तभी श्रुति भी दूसरी तरफ से आते हुए कहती है, श्रीजल कहा ना तुम्हें पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। और वो ऋषि के पास आते हुए कहती है, क्या बोला डॉक्टर ने? ऋषि इस वक्त श्रीजल के बगल में बैठा हुआ था, जिसकी वजह से अब वो सच तो उसे बता नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो कहता है, 24 घंटे में सब नॉर्मल हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है। श्रीजल जो कहती है, तो फिर मैं 24 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊँगी, बस उन्हें देखूंगी तभी जाकर के कुछ खाऊं पीऊँगी, मुझे नहीं चाहिए पानी। वक्त इसी तरह से अब बीतना शुरू हो गया था। वहीं अब इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है। ऋषि यशवीर जो कभी इधर से टहलता तो कभी उधर से, वहीं पार्थिव भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था।
उसे तो किसी से कुछ बात करने का भी मन नहीं कर रहा था। श्रीजल अलग ही अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और श्रुति लगातार कभी श्रीजल को कंसोल करती तो कभी आकर के वो ऋषि से बात करने लगती। इसी तरह से आज की रात तो कट जाती है, लेकिन अभी भी डॉक्टर का कोई नया अपडेट नहीं आया था। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह के 8 बजे जो मेन डॉक्टर थे वो आते हुए ऋषि से कहते हैं, सर आप यहाँ पर हैं। ऋषि काफ़ी ज़्यादा जाना माना डॉक्टर था और वहीं वो उस डॉक्टर को आते हुए देखकर कहता है, या आपको पता है ना कि अंदर कौन है, आहान खुराना, तो ऑब्वियसली मैं उनका दोस्त हूँ तो यहीं पर रहूँगा ना। वो डॉक्टर जो कहते हैं, या सर आई नो दिस, और मैं ये बताना चाह रहा था कि उनकी कंडीशन अब पहले से बेहतर है, मगर ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। शॉक काफ़ी बड़ा लगा था जिसकी वजह से अभी भी हम उन्हें अपने अंडर कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ऋषि जो कहता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट क्या हमें से कोई उनसे मिल सकता है। वो डॉक्टर जो कहते हैं, या मैं यही बताने आया था, यहाँ पर श्रक करके किसका नाम है। जैसे ही डॉक्टर ने बोला था, श्रीजल और श्रुति एक साथ ही उस डॉक्टर की तरफ देखने लगती हैं। ऋषि जो कहता है, वैसे तो श्र से श्रुति का भी नाम है और श्र से श्रीजल का नाम है, अब क्यों। डॉक्टर जो कहते हैं, बार बार सर किसी का नाम बुला रहे हैं श्र करके, बट समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक चले जाइए। श्रीजल जो एक बार श्रुति की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे ही बुला रहे होंगे ना वो। श्रुति जो कहती है, हाँ तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली तुम्हें ही बुला रहा होगा, जाओ जल्दी। श्रीजल एकदम से खुश होते हुए तुरंत ही आहान से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं पर बाहर स्टाफ जो कि श्रीजल से उसके फुटवेयर को चेंज करने के लिए कहती हैं। श्रीजल जो तुरंत ही अपना फुटवेयर चेंज करते हुए आहान के पास आ जाती है और इस वक्त वो आईसीयू के एक प्राइवेट वार्ड में थे। श्रीजल जो आकर के आहान के बगल में बैठ जाती है और उनका हाथ धीरे से पकड़ते हुए कहती है, आप मुझे बुला रहे थे, देखिए मैं आ गई, आप ठीक हो जाएंगे, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। और ये बोल करके वो एकदम से रोना शुरू कर देती है कि तभी पीछे से एक स्टाफ जो कि उसको संभालते हुए कहती हैं, मैम आप इनके सामने रोइए मत, वैसे भी इनकी हालत ठीक नहीं है और अगर आपको रोना है तो आप बाहर जा कर के रो सकती हैं, इन्हें दोबारा से स्ट्रेस हो जाएगा। श्रीजल जो कहती है, नहीं नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, मैं ठीक हूँ और मुझे बाहर नहीं जाना। और वो अपने हाथ में आहान का हाथ लेते हुए उसे अपने गालों से टच कराते हुए कहती है, आप बहुत स्ट्रांग है, मैंने सिर्फ आपको लड़ाई झगड़ा गुस्सा करते हुए देखा है, कभी इस तरह शांत शांत नहीं देखा। वही एक स्टाफ जो कि आकर के आहान के चेहरे से उनके ऑक्सीजन मास्क को नीचे कर देती हैं। आहान जो अपनी नज़र को हल्का सा शेरू की तरफ घुमाते हैं और धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलते हुए शेरू को देखते हुए कहते हैं, मेरा गुड मॉर्निंग किस। जैसे ही आहान ने बोला था, श्रीजल जो झटके से आहान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, आप होश में आ गए, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको पता है मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गई थी। क्या क्या चाहिए आपको, पानी चाहिए, मैं कुछ खाने के लिए दूँ आपको, डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ, आपको कुछ खिलाती हूँ मैं। लेकिन तभी आहान जो कि उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मुझे मेरा गुड मॉर्निंग किस चाहिए। जैसे ही आहान ने इतना स्लोली श्रीजल से ही बोला था, वहाँ पर आसपास ज़रा भी नॉइस नहीं थी, जिसकी वजह से श्रीजल के कानों में आहान की बात बहुत ही क्लियरली पहुँचती है और आहान की तरफ देखते हुए कहती है, आपको इस वक्त भी किस चाहिए मुझसे। आहान जो बस धीरे से अपने सिर को हल्का सा हाँ में हिला देते हैं। श्रीजल जो अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, आपकी ना नॉटीनेस कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगी, भली सिचुएशन चाहे जैसी भी हो। आहान एक हल्की से तिरछी स्माइल पास करते हुए बस श्रेया को देख रहे थे। श्रीजल जी कहती है, एक तो इतने देर बाद आप होश में आए और आपकी डिमांड भी ऐसी है, मना कैसे करूं मैं। आहान जो बस हल्का सा अपनी आंखों को धीरे से झपका लेते हैं, जैसे वो शेर को समझाने की कोशिश कर रहे हों और उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हों कि शेर को अब आहान की बात को मना नहीं करना चाहिए और उनकी डिमांड को पूरा कर देना चाहिए। श्रीजल आहान की तरफ हल्का सा झुकती है और आहान के फोरहेड पर हल्का सा अपने होठों को टच कराते हुए कहती है, आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है। और हाँ, आपको प्यास लगी होगी ना, कल कुछ खाया भी नहीं था आपने ठीक से, बस काम में रह गए थे आप। आहान जो अपने दूसरे हाथ को भी हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते, लेकिन श्रीजल जो कहती है, नहीं नहीं उस हाथ को मत उठाइए, उसमें आपकी वो मशीन वगैरह लगी हुई हैं। बोलिए क्या है। और ये बोलकर वो आहान के दूसरे हाथ को छोड़ देती है। आहान जो धीरे से अपने हाथ को श्रेया के गाल पर सहलाते हुए कहते हैं,
मुझे। श्रेजल जी कहती है, हाँ आपको क्या चाहिए? जो उसके गाल को हल्का सा अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, मुझे तुम चाहिए और कुछ नहीं। श्रेजल जैसे ही सुनती है वो और ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और वो हान के गालों पर अपने हाथ को सहलाते हुए कहती है, मैं तो आपके पास ही हूँ, आपकी हूँ, और आप जब कहेंगे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। आपको कुछ और नहीं चाहिए? जो कहते हैं, नहीं। श्रेजल जो कहती है, आपकी आवाज़ भी कितनी वीक हो गई है ना। आप परेशान मत होइए, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ और आप बिल्कुल आराम से एकदम ठीक हो जाएंगे और फिर से मुझे डांटना शुरू कर देंगे। एक बार श्रेयल की तरफ देखते हैं और अपना मुंह बनाने लगते हैं। श्रेयल जो कहती है, हाँ जानती हूँ आप मुझे ज़्यादा नहीं डांटते, पर मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा सुनिए, सर दर्द हो रहा है आपका, मसाज कर दूँ? जो बस हल्का सा अपने चेहरे को ना हिला देते हैं। श्रेयल जो कहती है, नहीं आपका सिर तो दर्द हो ही रहा होगा, कब से लेटे लेटे आप बेहोश भी हैं। मैं डॉक्टर से पूछकर आपको ऑयल लगा देती हूँ, हाँ? लेकिन अभी आहन उसको रोकते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, तुम बस मेरे साथ बैठी रहो, मैं ठीक हूँ। श्रेजल का दिल एकदम से बैठ जाता है जब आहन इतने प्यार से उससे बोलते हैं। श्रेजल भी बगल के रखे स्टूल पर आराम से बैठते हुए आहन के हाथों को अपने गाल पर रख करके उनके हाथ को धीरे धीरे टैप करने लगती है। आहन उसकी तरफ देखते हुए उसके बाल को हल्का सा अपनी उंगलियों से पीछे करते हुए कहते हैं, कुछ खाया तुमने? श्रेजल जो कहती है, आप पहले ठीक तो हो जाइए, कुछ खाने का मन करेगा मेरा, और मेरे खाने की चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं तो चंगी हूँ, देखिए कितनी ताकतवर हूँ। आज उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और वहीं शेर की आंखों के कोने से जो आंसू निकल रहे थे, आहन उसको अपने थंब से धीरे से वाइप करते हुए कहते हैं, रोना नहीं। श्रेजल जी कहती है, मैं तो सोच रही थी ना कि अगर आपको कुछ भी हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। आहन उसकी बात सुन करके उसके होठों पर अपने थंब को रखते हैं और फिर से हल्का सा घूरते हुए अपने चेहरे को नाम हिला देते हैं। श्रेजल जी कहती है, मैं सच में आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा दिल डर गया था ना जब आपका पता चला मुझे। मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं जान लगा दूंगी, कुछ भी हो जाए ना, मेरी जान चले जाए, पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप मेरे लिए क्या बन चुके हैं। मैं सोच भी नहीं सकती आपके बिना अपनी ज़िंदगी। आपको देखे बिना तरस गई थी मैं। जो उसके बाल पर बस धीरे धीरे सहलाए जा रहे थे और बार बार वो अपने चेहरे को नाम हिला रहे थे, जैसे वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो कि वो इस तरह से रोए ना। श्रेजल तुरंत ही अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, मैं भी कितनी पागल हूँ, आपको और ज़्यादा इमोशनल कर रही हूँ। मैं नहीं रो रही अब, ठीक है? मैं ये कह रही थी कि डॉक्टर से पूछ करके ना मैं आपको कुछ खिला देती हूँ, बहुत वीक लग रहे हैं आप। वही वो आहन के हाथ से अपने हाथ को हटाती है और तुरंत ही बाहर आकर एक स्टाफ को बुलाती है। सारे स्टाफ आसपास ही डोल रहे थे और रह करके वो आहन खुराना को देखने के लिए भी अंदर की तरफ आ जा रहे थे। वैसे तो आहन की कंडीशन इस वक्त इतनी भी क्रिटिकल नहीं थी, मगर स्टाफ को बस बहाना चाहिए था आहन को देखने का। जैसे ही श्रेजल बाहर आई थी, एक स्टाफ तुरंत ही आते हुए कहती है, क्या हुआ मैम, चलिए अंदर, और वैसे भी आप बार बार अंदर और बाहर मत आइए जाइए। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लियरेंस रखते हैं आईसीयू वगैरह के वार्ड में, बताइए आपको क्या चाहिए? और ये बोलते बोलते वो आहन की तरफ देखने लगती है। श्रेजल जो उस स्टाफ के सामने आती है और उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहती है, मैं बात कर रही हूँ ना, तो मुझे देखकर बात करिए। वो स्टाफ जो कहती है, नहीं मैम, मैं तो बस चेक कर रही थी सर की वो ECG मशीन ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं। वहीं आहन जो श्रेजल को इस तरह से उस स्टाफ को डांटता हुआ सुनते हैं तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है। श्रेजल जो कहती है, देखिए, कि तभी पीछे से 2 स्टाफ और आ जाती हैं और वो कहती हैं, क्या हुआ सर को, सब ठीक तो है? और फिर वहीं दूसरी स्टाफ जो क्या करके आहन के बगल में खड़ी हो जाती है। आहन तो बस अपनी श्रेजल को ही देखे जा रहे थे, लेकिन तभी श्रेजल उस स्टाफ के पास दौड़ कर आती है और उसके बाजू को पकड़कर उसे हल्का सा दूर करते हुए कहती है, आप लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? मैंने सिर्फ एक स्टाफ को बुलाया, वो भी बुलाया नहीं था। मुझे बस कुछ पूछना था कि मैंने कुछ खिला पिला सकती हूँ, और बहाना क्यों मार रहे हैं आप लोग? जाइए यहाँ से, बिल्कुल नहीं आना आप लोग को। और वहीं जैसे ही श्रेजल ने डांटा था, 2 स्टाफ वहाँ से फिर से बाहर निकल जाती है और वो दोनों काफ़ी बुरा सा मुँह बना करके वहाँ से गई थी। वहीं एक स्टाफ जो कहती है, मैम दोपहर में इन्हें सूप दिया जाएगा, आप बस उन्हें वो पिला दीजिएगा, और अभी इन्हें ज़्यादा कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। श्रेजल जो कहती है, जी ठीक है, और पानी?
वो स्टाफ जो कहती है मैम वहाँ पर ग्लूकोज चढ़ रहा है ना, पानी की ज़रूरत नहीं है अभी। श्रेजल जो कहती है हाँ ठीक है, पर इन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो स्टाफ जो श्रेया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है शायद उन्हें आपकी ज़रूरत होगी, आप उनके पास रहिए, उनकी कमज़ोरी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और ये बोल करके वो स्माइल करती है और एक बार आहान की तरफ देखकर वहाँ से निकल जाती है। श्रेया जो मुंह बना करके आहान के बगल में आकर बैठते हुए कहती है ये स्टाफ लोग भी ना, ये सब नई नहीं है ना, और एकदम जवानी इनके सर पर छाया हुआ है, इसी वजह से बार बार अंदर आ रही हैं। वैसे मैं अंदर आने नहीं दूंगी उनको, अब मैं यहीं पर बैठी रहूँगी, और जैसे कोई अंदर आएगा ना मैं तुरंत ही बाहर चली जाऊँगी और उन लोग को बोलूँगी कि आप भी बाहर चलो। मतलब मेल आए ना, फीमेल क्यों आ रही है यहाँ पर। इस तरह की अनाप शनाप बातें सुन करके आन उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगे थे और उसकी बातों पर धीरे धीरे मुस्कुराने भी लगे थे। श्रेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा यहाँ पर, अच्छी अच्छी केयर मिल रही है आपको, वो भी सुंदर सुंदर लड़कियों से। आहान जो कहते हैं तुमसे भी तो मिल रही है ना। श्रेजल जो कहती है मुझसे तो घर पर भी मिलती है, तो मैं तो बोरियत लग रही होंगी आपको। और वहीं वो बाहर की तरफ देखते हुए कहते हैं कितनी बार आ रही है स्टाफ, बार बार झाँक झाँक करके जा रही हैं, और ये शीशा रुके एक मिनट। और वो जा कर के विंडो पर कर्टेन अच्छे से लगा देती है और कहती है किसी को भी देखने नहीं दूंगी आपको। आन जो कहते हैं आई एम फाइन। शील जो कहती है और एक तो आप शर्टलेस भी है, शर्ट तो नहीं उतारनी चाहिए थी ना। आन उसकी बात पर एकदम से मुस्कुराते हुए कहते हैं श्रेजल। श्रेजल जो कहती है क्या है, आपको पता है ना आप कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसको। श्रेजल जो आहान को कंफर्ट से अच्छी तरह ढकने लगती है और धीरे धीरे आहान के बालों को भी अपने हाथों से सहलाने लगती है। वो बस आहान को प्यार से देखे जा रही थी और लगातार उनके बाल पर सहलाए जा रही थी, और इसी तरह से एक दूसरे को देखते देखते वक्त इतना जल्दी बीतता है उन लोग को खुद पता नहीं चलता। सुबह से दोपहर होने को आ गई थी। यशवीर जो वही दरवाजे पर नॉक करता है और धीरे से अंदर झांकते हुए कहता है मैम आप आकर के पानी तो पी लीजिए। श्रेजल जो कहती है हाँ मैं पी लूँगी, अभी मैं इनके साथ हूँ, बाद में पी लूँगी। वहीं आहान जो तुरंत ही यशवीर की तरफ देखते हैं और अंदर की तरफ आने का इशारा कर देते हैं। यशवीर जो अंदर की तरफ आता है और आहान को देखते हुए कहता है हाँ सर कुछ चाहिए आपको। आहान जो उस बॉटल की तरफ इशारा करके श्रेजल की तरफ उसे देने के लिए कह देते हैं। तुरंत ही यशवीर श्रेजल को वो बॉटल थमाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। श्रेजल जो उस बॉटल को देखते हुए कहती है मुझे नहीं पीना, जब आप पियेंगे तभी पीऊँगी। आहान जो श्रेया को थोड़ा गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहते हैं तुम पी रही हो या नहीं। आहान की बात सुन करके श्रेजल जो बॉटल को घोलकर अपने होठों से लगा लेती है, और वहीं उसे काफ़ी टाइम से प्यास लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो कम से कम आधा बॉटल पानी पूरी तरह से ख़त्म कर जाती है और बॉटल को साइड में रखते हुए कहती है अब खुश हैं, पी लिया ना। आहान जो बस अपने हल्का सा चेहरे को हाँ मिला देते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रुति जो कि अपने फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बाहर जाती है और फ़ोन को रिसीव करते हुए कहती है हेलो, कितनी बार तुम्हें समझाऊं, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है और मेरी तरफ से अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो भी नाटक मैंने शुरू किया था उसको मैं खुद ख़त्म कर रही हूँ। दूसरी तरफ से एक बहुत ही कड़क और गुस्से भरी आवाज़ आती है ऐसे कैसे, तुम्हें श्रेजल को हमें सौंपना था जो कि आहान की कमज़ोरी है, तो फिर अब ये सब क्या नाटक है। श्रुति जो कहती है देखो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ऋषि का साइन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी ये सब कुछ सिर्फ 6 महीने बाद हो सकता है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अपने फियांसे को अब और ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और फिर शेर के साथ भी मैं जो करने जा रही थी वो बहुत गलत था। मेरी जेलसी और मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस चीज़ को पूरी तरह से कैंसिल करी हूँ और अब मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। जो भी बात हमारे बीच में हुई थी उन सबको भूल जाओ। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है ऐसे कैसे भूल जाऊँ, इतना अच्छा सपना दिखा करके तोड़ने का हक नहीं रखती है तू। या तो तू खुद श्रेजल को हमें सौंपेगी या तो मैं तुझे उठाकर काट कर फेंक दूंगा। एक बार आहान खुराना की कमज़ोरी मेरे हाथ लग गई ना, उसके बाद मैं जो चाहूँगा वो मांग सकता हूँ। मैं जितना अमीर बनना चाहूँ उतना अमीर बन सकता हूँ। आहान खुराना को अपनी उंगली पर नचाने में जो मज़ा आएगा। श्रुति जब पूछती है तुम्हारी क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है आहान खुराना से, वो आदमी जो कहता है नहीं मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, पर मुझे प्यार है पैसों से, और अगर श्रेजल मेरे हाथ में लग गई
तो अहान खुराना पानी की तरह पैसे बहाने को तैयार हो जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें खुद मरना है या उस लड़की को मेरे हाथों सौंपना है। और ये बोल करके वो दूसरी तरफ से फ़ोन कट कर देता है। उधर देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए जा रहे थे और उसके माथे से अब पसीने भी निकलना शुरू हो गए थे जब उसे इस बात का पता चला था कि अगर वो श्रेयल को उस आदमी के हाथ नहीं सौंपेगी तो वो खुद भी मारी जा सकती है। और इसी सब टेंशन में वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ ब्रीदिंग करना शुरू कर देती है। पीछे से ऋषि उसको हक करते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा श्रुति, आई अंडरस्टैंड कि तुम परेशान हो। जैसे ही श्रुति ये सुनती है वो एकदम से ऋषि के हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, ऋषि। ऋषि जो कहता है, क्या हो गया, मैं ही तो हूँ। श्रुति जो ऋषि की तरफ घूमते हुए कहती है, तुम क्या सुन रहे थे। ऋषि जो कहता है, क्या सुन रहा था, यही सुन रहा था कि तुम परेशान हो। अहान को लेकर तुम्हारे भी दिमाग में बहुत सारी टेंशन होगी। तुम बचपन की दोस्त हो उसकी, जितना मैं परेशान हूँ उतना, और तुम तो उसे पसंद भी करती थी। श्रुति जो ऋषि की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें बुरा लगता होगा ना जब तुम इस बारे में सोचते भी होगे तो। ऋषि जो कहता है, नहीं यार, तुम्हारी अपनी पसंद थी, मेरी अपनी पसंद है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे पसंद की, तो मैं उसे भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता। अपना अपना पसंद होता है, इट्स ओके फाइन, लेकिन जो चीज़ पसंद हो वो मिल जाए ये सबके नसीब में नहीं होता। तो मेरा नसीब अच्छा है पर तुम्हारा। श्रुति जो कहती है, मेरा भी नसीब बहुत अच्छा है जो तुम जैसा हस्बैंड मुझे मिला है। कितने अंडरस्टैंडिंग हो तुम। इस बात को जानने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की कि मुझे अहान पसंद है, और अभी भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें मुझे डांटना चाहिए, बोलना चाहिए, पर नहीं। ऋषि जो कहता है, क्यों डांटना चाहिए? अगर मुझे हक है तुमसे प्यार करने का तो क्या तुम्हारा हक नहीं किसी से प्यार करने का? इट्स ओके, पर मैं जान लगा दूंगा अपनी कि तुम्हें खुश कर सकूं और तुम्हारे दिमाग से अहान खुराना का नामो निशान मिटा सकूं। श्रुति जो कहती है, बिल्कुल, वो सिर्फ अब मेरी दोस्त की तरह है। और सही कह रहे थे तुम, श्रेजल ही है जो अहान को संभाल सकती है। वहीं अब दोपहर होती है तो स्टाफ भी अहान के लिए सूप लेकर अंदर आने लगती हैं। 3 से 4 स्टाफ को फिर से अंदर आता हुआ देखती है। वो अहान को अच्छी तरह कवर करते हुए कहती है, आप मेरी तरफ देखिएगा बस। अहान जो शेर की तरफ हल्का सा मुस्कुराते हुए देखते हैं। अहान जो शेर की बातों पर अपने सिर को हल्का सा हिलाते हैं और फिर शेर को हल्का हल्का मुस्कुराते हुए देखना शुरू कर देते। वहीं के स्टाफ जो कि अहान को अपनी तरफ दिखाते हुए कहती है, सर आर यू फीलिंग ओके? सर अगर आप कुछ बता दें तो हम डॉक्टर को जाकर के रिपोर्ट कर देंगे। वहीं अहान ने एक बार भी किसी भी स्टाफ की तरफ नहीं देखा था। अब भाई श्रेजल का ऑर्डर था तो अहान को तो कमांड मानना ही था और वो किसी ओबेइंग स्टूडेंट की तरह शेर के कमांड को मानते हुए उस स्टाफ से बस धीरे से कहते हैं, आई एम फाइन। लेकिन ये बोलते हुए भी वो बस शेर की तरफ ही देखे जा रहे थे और शेर घूर घूर करके उन चारों स्टाफ को घूरे जा रही थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि एक बॉल को उठाने में 4 लोगों की मदद लग रही है। इतना भारी है क्या? ज़रा मुझे देना। और वो बॉल को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है, नो आई डोंट थिंक सो। इसे कोई एक बच्चा भी उठा सकता है, तो इसके लिए 4 लोगों को यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? अहान अभी भी श्रेजल को ही देखे जा रहे थे और वह मन में सोचते हैं, बिल्कुल मेरी जैसी बनती जा रही है ये। और सच कहूँ तो इसकी जेलसी तो मुझसे भी ज़्यादा बढ़ रही है। वो चारों के चारों स्टाफ तुरंत ही अपने सिर को नीचे कर लेते हैं। शेजल जी कहती है, आइंदा से इस रूम में कोई मेल स्टाफ ही अंदर आएगा और अगर किसी फीमेल ने यहाँ पर झांका ताकी करने के बारे में सोचा भी ना तो जान लेना। और जिस भी डॉक्टर को रिपोर्ट चाहिए कही कि वो खुद आए यहाँ पर। शेजल जी कहती है, सुनाई दे रहा है ना? वो स्टाफ जो कहती है, जी जी मैम। शेजल कहती है, 5 मिनट है, उन डॉक्टर को यहाँ पर भेजो, मैं भी तो देखूँ कि आखिर स्टाफ से क्यों कहा जा रहा है रिपोर्ट लेने के लिए। क्या वो खुद नहीं आ सकते? इतना बिजी हैं वो। भी डॉक्टर इस तरह से किसी स्टाफ को अहान खुराना का रिपोर्ट लेने के लिए नहीं बोलेगा। सारे स्टाफ वहाँ से तुरंत ही 9 से 11 हो जाती हैं और वहीं शेजल जो स्टूल के पास आकर के बैठते हुए कहती है, ज़रूर आपको देखने के लिए आ रही होंगी, बार बार अपनी आंखें सेकने की कोशिश कर रही है। अहान जो शेर की तरफ देखते हैं और हल्का सा स्माइल करने लगते हैं। शेजल जो कहती है, मज़ा आ रहा है ना आपको? मज़ा तो आ ही रहा होगा। अहान जो अपनी पलकें झपका करके बस शेजल को देख रहे थे और वो किसी प्यारे से मासूम से बच्चों की तरह लग रहे थे। शेजल जो कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बुरा लग रहा है ना मैंने उन चारों स्टाफ को सुंदर सुंदर नारियों को डांट दिया तो? लेकिन हाँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, आपके बगल में बैठी रहूँगी, चिपकी रहूँगी आपसे। मैं भी देखूँ कौन आता है अब। चलिए अब धीरे धीरे उठने की कोशिश करिए, मैं आपको सूप पिलाती हूँ।
और वहीं वो सूप को दूसरे टेबल पर रखते हुए आहन के बेड को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा देती है और फिर से आकर स्टूल पर बैठ कर के बाउल को अपने हाथ में लेते हुए सूप को धीरे धीरे स्पून से आहन की होठों तक ले जाती है। आहन जो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, ये बहुत बेकार है। श्रेजल जो कहती है, नाटक मत करिए, और आपको तो वैसे ही खाना पसंद आता है ना। आहन जो कहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। श्रेजल जो कहती है, तो क्या खाने का मन है। आहन जैसे ये सुनते हैं वो श्रेजल के होंठ की तरफ देखते हुए कहते हैं, जो कहूँगा वो खिलाओगे। श्रेजल एकदम से आहन के चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आपको हॉस्पिटल में भी अश्लीलता करनी है। आपको पता है कल रात से सब लोग कितना परेशान है। पार्थिक जी, यशवीर जी, ऋषि जी, इवन श्रुति भी। इतना ज़्यादा हम सब परेशान हैं और मेरा तो रोते रोते हालत ख़राब हो गया था, और आपको यहाँ पर मजाक सूझ रहा है। जितने प्यार से श्रेजल इस वक्त आहन से बात कर रही थी, ऊपर से श्रेजल अभी भी ब्लैक साड़ी में थी, जिसे देखकर आहन जो धीरे से अपने हाथों को उठाते हैं और श्रेजल के हाथ पर रखते हुए कहते हैं, मैं अगर ये बेकार सा सूप पी लिया तो मुझे क्या मिलेगा। श्रेजल हल्का सा मुस्कुराती है और फिर आहन को अपनी आईब्रो चढ़ाकर देखते हुए कहती है, क्या चाहिए मेरे हस्बैंड जी को। श्रेजल की बात सुनकर आहन हल्का सा फिर से मुस्कुराते हुए देखकर कहते हैं, जो चाहिए तुम्हें पता है श्रेजल। श्रेजल जो कहती है, अच्छा ठीक है, मिल जाएगा। आहन जो कहते हैं, प्रॉमिस। श्रेजल जो कहती है, पहले पीजिए तो सही, पूरा फिनिश करना पड़ेगा। आहन जो अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं, ओके। श्रेजल जो कहती है, आप इतने भी प्यारे हैं, मुझे पता नहीं था। और ये बोलकर वो धीरे धीरे स्पून को आहन के होठों तक ले जा करके उनके मुंह में सूप डालना शुरू कर देती है। जैसे तैसे करके आहन पूरे सूप को ख़त्म कर जाते हैं, वो भी सिर्फ इस लालच में कि अब श्रेजल से उन्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। श्रेजल जी कहती है, वेरी गुड। और अपनी साड़ी के पल्लू को हल्का सा उठा करके आहन के होठों को अच्छे से पोंछते हुए कहती है, अब आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा, और वीक महसूस कर रहे थे ना, अब बिल्कुल नहीं करेंगे आप। फिर कल से एकदम से चंगा होकर के मुझे डांटना शुरू करिएगा, ठीक है। और जिस तरह से मुझे प्यार से घूरते हैं ना आप, उफ। आहन जो धीरे से कहते हैं, मेरा गिफ्ट। श्रेजल जी कहती है, कैसा गिफ्ट। आहन जो कहते हैं, अरे तुमने बोला था जब मैं सूप पी लूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। श्रेजल जी कहती है, ओह कितने प्यार से बात कर रहे हैं आप, इसी तरह से ना थोड़ा धीरे धीरे बात किया करिए, बहुत अच्छे लगते हैं आप। वहीं आहन एक तिरछे स्माइल पास कर देते हैं और श्रेजल जो कहती है, ऐसे नहीं, ऐसे तो डेंजरस लगते हैं। आहन जो कहते हैं, तुम दे रही हो या नहीं। श्रेजल जो कहती है, अरे कोई भी आ सकता है, अभी डॉक्टर को भी बुलाया था ना मैंने, अगर आ गए तो क्या सोचेंगे। कितने अश्लील लोग हैं, हॉस्पिटल में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे। आहन जो उसकी बात पर हल्का सा हंसने लगते हैं। श्रेजल जो कहती है, आराम से, आपको ज़्यादा हंसना अलाउड नहीं है। और श्रेजल आहन के दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, डॉक्टर बता रहे थे कि आपके दिल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद आपको थोड़ा दिक्कत हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, हम इस बारे में बात नहीं करते। आहन जो कहते हैं, नहीं दे रही ना तुम। श्रेजल जो कहती है, आप बहुत ज़िद्दी हैं यार। अच्छा रुकिए एक मिनट। और ये बोल करके वो जल्दी से डोर के पास जाती है और अगल बगल देखते हुए कहती है, कोई नहीं आ रहा अभी। और फिर से वो दौड़ते हुए आहन के पास आती है और आहन के गालों को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, आंखें बंद करिए। आहन जो कहते हैं, ओके, पर इस बार मुझे धोखा मत देना, ठीक है। श्रेजल जो कहती है, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। और ये बोलते हुए श्रेजल धीरे धीरे अपने होठों को आहन के होठों की तरफ बढ़ाने लगती है। आहन ने भी अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लिया था। वहीं श्रेजल आहन के होठों से अपने होठों को ले जाकर के धीरे से टच तो कराती है, लेकिन फिर उनके चिन पर आकर धीरे से किस करते हुए वहाँ से भाग जाती है और आकर के दोबारा से अपने स्टूल पर बैठ जाती है। आहन जो श्रेजल को देखते हुए कहते हैं, ये क्या था। श्रेजल जो कहती है, इसे कहते हैं किस। आहन जो मुँह बनाते हुए कहते हैं, रहने तो मैं सो जाता हूँ, मेरा बेड सही करो। श्रेजल जो कहती है, गुस्साइए तो नहीं, घर पर चलेगा, आराम से मिलेगा किस, अभी शांति से आराम करिए, ठीक है। आहन जो बस मुंह फुला करके वैसे ही अपने हाथ को अपने चेस्ट के पास ले आते हैं और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे धोखा मिल गया फिर से। श्रेजल जो कहती है, कितना नाटक करते हैं आप, चलिए सो जाइए। श्रेजल जो आहन के बेड को फिर से ठीक कर देती है और आहन के सिर पर धीरे धीरे सहलाना शुरू कर देती है। आहन जो अपने एक हाथ से श्रेजल के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, मेरे पास ही रहना। श्रेजल जो आहन की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहती है, आपको छोड़कर जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी। और फिर आहन के दिल पर वो पॉइंट करते हुए कहती है, आपके दिल में ना रहने का अच्छा खासा ठिकाना मिल गया मुझे, और इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना। आहन भी
शेरल की बातों से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जब से शेरल उनके पास आई है उनकी बॉडी में काफ़ी हद तक हीलिंग शुरू हो गई है। जैसे शेरल की आवाज़, शेरल की हरकतें, उसकी मुस्कुराहटें सब आहन को ठीक करने में लग गई हों। धीरे धीरे आहन की भी आंखें अब लगने लगती हैं क्योंकि लगातार आहन को मेडिसिन दिया जा रहा था कि वो ज़्यादा देर तक अपनी गहरी नींद में रहें। उससे उनकी रिकवरी ज़्यादा जल्दी होती। लगातार शेरल के हाथ आहन के बाल पर तो कभी आहन के चेहरे पर जाकर धीरे धीरे उन्हें सहलाए जा रहे थे। और जैसे ही आहन अब गहरी नींद में जाते हैं शेरल धीरे से अपने हाथों को आहन के हाथ से हटाती है और धीरे से उनके फोrehead के पास आकर के किस करते हुए कहती है, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपको क्या दिक्कत हुई है। आपकी सारी परेशानी को मैं ख़त्म कर दूंगी। अब आपको इस तरह और परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। शायद आप इसके लिए मुझे बाद में डांटेंगे भी, पर मुझे मंजूर है। और ये बोल करके वो हल्का निराश होती है और फिर वहाँ से तुरंत ही बाहर की तरफ निकल जाती है। वहीं जैसे ही वो बाहर आई थी, पार्थिक तुरंत ही शेरल के सामने आकर के पूछता है, भाई कैसे हैं? मुझे भी मिलना है भाई से। शेरल जो कहती है, अभी रिलैक्स कर रहे हैं वो, अभी वो नींद में है, शाम तक मिल लीजिएगा आप। पार्थिक जो कहता है, मुझे ज़ोर से भाई को गले लगाना है, लेकिन आपको पता है भाभी, मैं इसलिए अंदर नहीं जा रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं उनके सामने गया तो मैं रो दूँगा। मैं कभी भी भाई को इस तरह से वीक पड़ता हुआ नहीं देख सकता। वो हमेशा मुझे डांटते हुए अच्छे लगते हैं। और ये बोल कर कि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और आकर के शेरल के कंधे पर अपने सिर को रख कर के रोने लगता है। शेरल जो उसके बाल पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा उन्हें, ठीक हो चुके हैं वो, आप आराम से बैठिए और मैं तो कहती हूँ कि आप घर जाइए। और वो श्रुति को देखते हुए कहती हैं, श्रुति अगर आप इनको घर ले जा सकती तो बेहतर होता। ये पापा जी के साथ रहेंगे ना तो इन्हें अच्छा लगेगा, और पापा जी भी परेशान हो रहे होंगे, कम से कम उनका भी तो कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए ना। लिली और रिया भी कितना परेशान हो रही होंगी। आप जाइए श्रुति घर। श्रुति जो कहती है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वैसे भी यहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। शेरल जो कहती है, मैंने कहा ना आपके यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन श्रुति तो अंदर ही अंदर घबराए जा रही थी। उसे डर था कि अब क्या होने वाला है, अगर वो रास्ते में गई और वो गुंडे उसे पकड़ लिए तो क्या होगा। इस वजह से वो एक बार ऋषि की तरफ देखती है और कहती है, क्या मैं जाऊँ? ऋषि जो कहता है, कोई दिक्कत है? वहीं वो कहती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ऋषि को इस बारे में नहीं बताना चाह रही थी। वहीं वो यशवीर के सामने आते हुए कहती है, यशवीर से कहती है, ज़रा एक मिनट के लिए साइड में आना, तुमसे कुछ बात करनी है। यशवीर जो श्रुति को देखते हुए कहता है, जी मैम बोलिए। श्रुति जो कहती है, अब हम फ्रेंड्स हैं यार, मैम मत बोला करो मुझे। अच्छा मेरी बात सुनो, वो आहन के बॉडीगार्ड्स आए हैं ना यहाँ पर? जैसे ही यशवीर सुनता है वो कहता है, हाँ सब लोग हैं बाहर, बोलिए क्या हुआ? अंदर नहीं आ सकते ना वो लोग, गन वगैरह लिए हैं तो इस वजह से। श्रुति जो कहती है, अगर 2 बॉडीगार्ड्स मेरे साथ चल सकते तो। यशवीर जो कहता है, क्या हुआ, किसी ने धमकी दी आपको, कोई प्रॉब्लम हुई है? श्रुति जो कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस अगर 2 बॉडीगार्ड्स मिल जाते तो। यशवीर जो कहता है, मैं उन्हें कमांड कर देता हूँ, वो आपके साथ चले जाएंगे, 2 क्यों 4 चले जाएंगे। श्रुति जो कहती है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और वहीं वो पार्थिक से कहती है, चलो पार्थिक। पार्थिक भी श्रुति के साथ चला जाता है और वहीं वो शेरल से कहता है, आप कॉल पर बात करते रहेगा और भाई का जो भी अपडेट होगा बताते रहेगा, मैं शाम को फिर आऊँगा। शेरल जो कहती है, हाँ जाइए, अब आप आराम करिए, रात भर सोई भी नहीं आप। वहीं जैसे ही श्रुति और पार्थिक वहाँ से निकले थे, शेरल जो यशवीर के पास आते हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप थोड़ा बाहर आएंगे? यशवीर जो कहता है, जी बताइए मैम। शेरल जो कहती है, देखिए मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसका बिल्कुल सही जवाब दें मुझे, बात को घुमा करके करने की ज़रूरत नहीं है। यशवीर जो कहता है, पूछिए, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ, आप जो पूछेंगे मैं सही से जवाब दूंगा। शेरल जो कहती है, ठीक है फिर ये बताइए कि मेरे हस्बैंड जी यानी कि आहन सर मिलने किससे गए थे? जैसे ही यशवीर ये सुनता है वो शेरल की तरफ बिना देखते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, मैम वो कुछ ज़रूरी काम था। शेरल जो कहती है, आप मेरी तरफ देखकर बात करिए और मेरे साथ बहाना मारने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, इस तरह से उनकी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है? यशवीर जो कहता है, डॉक्टर बताए तो थे, उन्हें ना कार्डियक में प्रॉब्लम हो गई है, इमोशनल शॉक आ गया था उन्हें। शेरल जो कहती है, मैं जानना चाहती हूँ अचानक से इमोशनल स्ट्रेस कैसे बढ़ सकता है उनका? और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, देखिए वो अपनी फैमिली को लेकर ही सबसे ज़्यादा इमोशनल है, और वैसे भी
मेंशन में आहान जी के साथ सब लोग थे, पार्थिक जी, पापा जी, मैं, सिवाय एक के। और जैसे ही श्रेयल ने ये बोला था, यशवीर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैम किसके बारे में बात कर रही हैं आप? श्रेयल जो कहती है, मुझे उनके मॉम के बारे में सब कुछ पता है, उन्होंने सब कुछ बताया मुझे। क्या वो उनकी मॉम से? यशवीर जो कहता है, मैम मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता आपसे, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मुझे ये बताना किसी को भी अलाउड नहीं है। और जब तक सर की परमिशन नहीं मिल जाती कि तभी श्रेजल उसे बीच में रोकते हुए कहती है, ठीक है फिर कोई बात नहीं, होश में आने दीजिए, मैं खुद उनसे पूछ लूँगी। और ये बोल कर कि वो जैसे ही वहाँ से जाती, उससे पहले यशवीर उसके सामने आते हुए कहता है, नहीं मैम, वो अपनी मॉम के बारे में बात करते तो बहुत ज़्यादा घबरा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात को खुद नोटिस किया था, वो एकदम से अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, शिट 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 शिट। श्रेजल जो कहती है, मेरा शक सही था, वो अपनी मॉम से मिलने गए थे राइट? यशवीर जो कहता है, मैम आपको इस सब मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सर को पता चलेगा कि मैंने ये सब आपको बताया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। श्रेजल जो कहती है, मुझे उनके मॉम से मिलने जाना है। यशवीर जैसे ही सुनता है, वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या? श्रेजल जो कहती है, सही सुना आपने, मुझे उनकी मॉम से मिलने जाना है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी माँ हो सकती है जो अपने बेटे को इतनी तकलीफ दे सकती है। यशवीर जो कहता है, मैम आप समझ नहीं रही हैं, वो एक अच्छी औरत नहीं है और वो काफ़ी ख़तरनाक भी है। हमारी 2 बॉडीगार्ड्स को मारने की कोशिश की उन्होंने, मैं आपको वहाँ पर लेकर नहीं जा सकता, वो बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं आपके लिए। श्रेजल जो कहती है, नहीं, मेरे गुस्से के आगे कोई भी ख़तरनाक नहीं बन सकता। मेरे आहंजे की हालत देखी है मैंने अंदर, वो कितना नाजुक हो गया है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे उस औरत से मिलना है। यशवीर जो कहता है, मैम आपकी हर जिद मान सकता हूँ मैं, पर ये नहीं। देखिए मैं सिर्फ अभी आपको ये सब प्यार से बोल रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो मैं आपकी बॉस की बीवी हूँ और उस हिसाब से आपको मेरी कमांड माननी चाहिए। और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि इसी तरह से दोबारा उनकी ऐसी हालत हो जाए? यशवीर जो कहता है, वैसे तो सर बहुत स्ट्रांग है, पर जब बात उनकी माँ की आती है ना तो वो अपनी मॉम से डील नहीं कर पाते। श्रेजल जो कहती है, तो मैं डील करना चाहती हूँ उनकी मॉम से और मैं कर लूँगी ये, आप प्लीज़ मुझे बस लेकर चलिए। यशवीर जो कहता है, पर अगर आहान सर को पता चला तो वो। श्रेजल जो कहती है, अभी 4 से 5 घंटे तक वो गहरी नींद में रहेंगे, हम डॉक्टर्स वगैरह को बोल देते हैं यहाँ पर रहने के लिए, और फिर ऋषि जी तो हैं यहाँ पर, आपको मुझे लेकर चलना ही होगा किसी भी हालत में। यशवीर जो कहता है, आप मेरे बॉस की वाइफ हैं, सिर्फ इस वजह से मैं आपकी ये कमांड मान रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। वही ऋषि जो श्रेजल और यशवीर को कुछ बात करते हुए सुनता है तो वो भी उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ गाइस, एवरीथिंग फाइन? श्रेजल और ऋषि से कहती है, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहिए, हम दोनों लोग आते हैं, कुछ काम है हमें। ऋषि जो कहता है, हाँ हाँ मैं तो यही बोलने वाला था, वैसे भी मेरी तो नाइट ड्यूटी वगैरह रहती है तो मुझे तो रात में जगने की आदत है, मैं तो शाम को जाकर के सो लूँगा, लेकिन तुम लोग जाकर के सो जाओ। श्रेजल जो कहती है, परेशान मत होइए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और ये बोल करके वो यशवीर के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। वो लोग जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर निकले थे, आहान के बॉडीगार्ड्स भी उन लोग के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं यशवीर जो कहता है, हमारे साथ सिर्फ 4 लोग चलेंगे, बाकी लोग यहीं पर रहो, और हाँ ध्यान रखना सर का। और ये बोलते हुए यशवीर गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ जाता है और श्रेजल पैसेंजर सीट पर। यशवीर जो कहता है, वैसे भी उनके पैर में पहले से चोट लगी हुई है, मैं सिर्फ सर को वही दिखाने के लिए उन्हें वहाँ पर लेकर गया था, मुझे क्या पता था कि सर की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। श्रेजल जो कहती है, क्या उससे पहले कभी भी आहान सर उनसे मिलने की कोशिश नहीं की है, मतलब कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई इनके मॉम की? यशवीर जो कहता है, मुलाकात तो दूर की बात है, सच कहें तो जब भी वो अपनी मॉम के बारे में सोचते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाती है। वो पिल्स भी लेते थे पहले उसके लिए, पर उसके बाद अब पता नहीं कैसे वो ठीक हो गए। वहीं श्रेजल को आहान की कही हुई बात याद आने लगती है और वो खुद से कहती है, उन्होंने मुझे अपना मेडिसिन बनाया, मुझे अपना पेन किलर बनाया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके सारे पेन को ख़त्म कर दूँ। और ये बोलते हुए श्रेजल की आंखों में एक अलग सा जुनून था, जैसे यशवीर भी नोटिस कर लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर श्रेजल के दिमाग में चल क्या रहा है। लगभग आधे घंटे में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। श्रेजल जो कहती है, ये तो बहुत सुनसान इलाका है, यहाँ क्यों रखा गया उन्हें? यशवीर जो कहता है, ताकि किसी को इनके और इनकी फैमिली के बारे में पता ना चले, पहले ही इन लोगों की मौत की खबर आ चुकी है आर्टिकल में। श्रेजल जो कहती है, अच्छा मतलब इन्हें मारा नहीं गया था, बस इनकी मौत की खबर। यशवीर जो कहता है, हाँ शायद सर इनके साथ
पर्सनली डील करना चाहते थे, मगर बात इनकी मॉम की आई तो बेचारे। शेरल जो कहती है, मैं भी मिलना चाहती हूँ ऐसी मॉम से जो अपने बेटे को इतनी तकलीफ दे सकती है। और ये बोलकर काफ़ी गुस्से में वो अंदर की तरफ जाने लगती है। वहीं वो बड़ा सा हॉल आ जाता है जहाँ पर अभी भी वो आराम से लेटी हुई थी। शेरल पहले तो उनकी हालत देख करके थोड़ा सा नरम हो जाती है और उनके बगल में आकर बैठ जाती है। वो नफरत करना चाह रही थी उस औरत से और चाह रही थी कि उसका गुस्सा उस औरत पर निकल जाए, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी ज़्यादा सख्त लहजे में उनसे बात नहीं कर पाती और धीरे से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप सो रही हैं? और ये बोल करके वो अपने एक हाथ को धीरे से उनके हाथ पर ले जा करके रखती है। नम्रता जी एकदम से अपनी आँख खोलती हैं और शेरल की तरफ देखने लगती हैं। शेरल उनकी हालत से थोड़ा घबरा जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। काफ़ी टाइम से इस जगह पर रहने की वजह से उनकी हालत सच में काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो गई थी। उनके बाल भी काफ़ी ज़्यादा बिखरे बिखरे थे और उनकी आंखों का काजल जो कि रोते रोते उनके पूरे चेहरे पर लग गया था। शेजल जो इस तरह से उस औरत को देखकर कहती है, आप उनकी मॉम हैं? नम्रता जी जो कि धीरे से बैठते हुए कहती हैं, कौन हो तुम? शेजल जी कहती है, वैसे तो रिश्ते में आपकी बहू लगनी चाहिए, पर फिलहाल मुझे आपसे नफरत हो रही है, तो आप चाहें तो मुझे अपना दुश्मन भी एड्रेस कर सकती हैं। नम्रता जी जो कि उससे कहती हैं, अच्छा तो तुम हो आन की बीवी? शेजल अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बीवी भी हूँ और उनकी जान भी बसती है मुझ में। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे और मैं भी उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ। इतने अच्छे शख्स को आपने इस तरह से कैसे छोड़ दिया? आपको ज़रा भी तरस नहीं आई उन पर? वहीं नम्रता जी जो कि शेर की तरफ देखते हुए कहती हैं, तरस तो उसे मुझ पर आनी चाहिए थी। तुम्हें कुछ नहीं पता बेटा, मुझे किस तरह से उस घर में रखा जाता था। अरे अगर मैं कोई डिमांड कर देती थी ना तो धर्म जी मुझ पर नाराज़ होने लगते थे। कभी कभी तो इतना गुस्सा आ जाते थे कि मुझ पर हाथ भी उठाने लगते थे। शेजल जी कहती है, ये सारी बातें आपको पता है? आप किसको बता रही हैं? वो कैसे हैं और कैसे नहीं है मैं अभी अच्छे से जानती हूँ। और प्लीज़ आप अपनी लालच को ना सिंपैथी मत दिलवाइए मुझसे। आप थी लालची जिस वजह से आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरी आहान जी की ज़िंदगी तबाह कर दी। आपकी वजह से आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये बोलते बोलते शेजल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर से वह हिम्मत करते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, लेकिन अब नहीं, अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। नम्रता जी जो कहती हैं, अच्छा तुम्हें उसके बारे में फ़िक्र हो रही है और मेरे बारे में? मेरी हालत देख रही हो तुम्हें पता है मुझे ठीक तरीके से खाना भी नहीं मिल रहा यहाँ पर ऐसे काल कोठरी में बंद करके रखा हुआ उसने मुझे न जाने कितने दिनों से। अरे मेरी क्या गलती थी? नहीं थी मुझे उनसे मोहब्बत, छोड़ दिया मैंने बस। शेजल जो कहती है, वाह आपको अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं है? आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया है? नम्रता जी जो कहती हैं, क्या प्यार करना कोई गुनाह है? और वैसे भी मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, मैं धर्म जी से प्यार नहीं करती थी। शेजल जो कहती है, बिना प्यार के आपने 2 बच्चों को जन्म दे दिया और कह रही हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करती थी। मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, लेकिन आपको आहान जी के ऊपर ज़रा भी तरस नहीं आई। और आहान जी तो फिर भी बड़े थे, आपको पार्थिक जी के ऊपर भी तरस नहीं आई? वो तो लगभग 1 साल कुछ महीने के थे ना। नम्रता जी जो कहती हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, मैंने भी छोड़ दिया। शेजल जो कहती है, अफसोस हो रहा है मुझे ये कहते हुए, लेकिन अब तक आप जैसी घटिया माँ मैंने कहीं नहीं देखी जो अपने बच्चे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और चीज़ को दे सकती है। खैर मैं यहाँ पर आपको ज्ञान देने नहीं आई हूँ, मैं अपने आहान जी को जस्टिस दिलाने आई हूँ। नम्रता जो कहती हैं, क्या तुम जस्टिस दिलाओगी? किस बात का जस्टिस? उसके साथ क्या गलत हुआ है? शेल जो कहती है, उनकी हालत अभी तक खराब है, अभी भी वो घुट करके जीते हैं और पार्थिक जी को अभी भी इस बारे में कुछ नहीं पता लगने दिया उन्होंने। और हाँ, आई प्रॉमिस मैं भी पूरी जान लगा दूंगी, लेकिन पार्थिक जी को इस बारे में भनक तक नहीं लगने दूंगी। नम्रता जी जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा वैसे मैं तो सोच रही हूँ कि पार्थिक को भी इस बारे में बता ही दूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर उसका क्या रिएक्शन होता है। मुझे नहीं लगता कि वो आहान जैसा होगा। वो मुझे आकर के प्यार से गले लगाएगा और मेरी इस हालत पे तरस खा करके मुझे अपने घर पे बुला लेगा, दोबारा से मुझे मौका देगा। मैं तो कह रही हूँ, इसीलिए तो मैंने यहाँ से बात करने की कोशिश की थी कल। मैंने उससे प्यार से बोला भी कि मेरा बच्चा मुझे ले चलो अपने साथ, मैं दोबारा से तुम्हें माँ बन करके दिखाऊंगी, एक अच्छी माँ।
शैलजा कहती है, अच्छी माँ बनेंगी आप। अब आपके परिवार में कोई नहीं रह गया तो अब दोबारा से आप मेरे आहन जी के सर पर आना चाहती हैं? नहीं, मैं आपका साया भी नहीं पड़ने दूंगी उन पर। नम्रता जी जो कहती हैं, और तुम रोकोगी मुझे, क्योंकि आहन जैसा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, और चाहे वो कितना भी मजबूत हो, लेकिन मेरे सामने आकर उसकी भी हालत ख़राब हो ही जाती है। माँ हूँ मैं उसकी, कोई भी मार नहीं सकता मुझे। चाहे भले ही वो मुझसे नफरत करने के बारे में दूसरे को दिखाता होगा, जाहिर करता होगा, लेकिन मेरे पैर पे चोट लगने की वजह से कल मुझे देखने आया था मेरा बेटा। शैलजा कहती है, काश आप भी एक अच्छी माँ बन करके दिखाई होती उन्हें। वो आपके लिए अपनी जान हथेली पर रख करके घूमते। काश दिया होता आपने उनको वो प्यार जो वो डिजर्व करते थे, तो आज उनकी यह हालत ना होती। मेरे सीने में आकर छुप करके उन्हें रोना नहीं पड़ता। और फिर वो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, लेकिन अब बहुत हो गया। माना कि मेरे आंटी आपको फेस नहीं कर सकते, आपके साथ डील नहीं कर सकते, पर मैं तो कर ही सकती हूँ ना। नम्रता जी जो कहती हैं, अच्छा ओके, दिखाओ क्या कर सकती हो तुम। एक तो खुद ही लकड़ी जैसी हो और दिखने में भी काफ़ी मासूम हो। क्या करोगी, मारोगी मुझे? चलो ये भी ऑप्शन दिया तुम्हें, मार लो। शैलजा जी कहती है, शायद आपको पता नहीं होगा, पर ये मैं पहली बार करने नहीं जा रही हूँ। और ये बोल करके वो उनसे कहती है, ज़रा एक मिनट रुकिएगा आप। और वो बाहर आते हुए यशवीर से कहती है, ज़रा गन दीजिएगा। जैसे यशवीर यह सुनता है, वो पहले तो अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाता और फिर शैलजा से पूछता है, मैम आपने क्या कहा? शैलजा कहती है, सुनाई नहीं दे रहा, मैंने गन मांगा है। यशवीर अपनी थूक कटकते हुए कहता है, मैम आप गन क्या करेंगी? शैलजा कहती है, इस बारे में आहन जी को तब तक पता नहीं चलना चाहिए जब तक मैं ना कहूँ, या हो सके तो उन्हें इस बारे में बताइएगा ही मत। अब जल्दी से आप मुझे गन दीजिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आहन जी चैन से सुकून से जी पाए? क्योंकि जब तक ये औरत जिंदा रहेंगी ना, तब तक उन्हें जीने तो नहीं देंगी। यशवीर जैसे ही सुनता है, वो खुश होते हुए शेर के हाथ में बंदूक रखते हुए कहता है, अगर आपसे ये ना हो पाए ना, तो आप मुझे बंदूक दे दीजिएगा। सर चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी बड़ी पनिशमेंट दे, मैं झेल लूँगा, लेकिन उस औरत को तो मैं कब से मारना चाहता था। वो तो सर का ऑर्डर कभी मिला नहीं, और ऊपर से मैं जब भी इस बारे में बात करता था, सर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे। शैलजा कहती है, हाँ होंगे, माँ है वो उनकी, प्यार तो होगा ही उनको, लेकिन मुझे तो नहीं है ना। और ये बोल करके वो गन को लेती है और उसे तुरंत ही लोड करते हुए वही नम्रता जी के सामने आ जाती है। यशवी भी अब अंदर आ चुका था और वो शेर को इतना कॉन्फिडेंट वे में गन को पकड़ता हुआ देखकर कहता है, आप तो ऐसे गन पकड़ें जैसे आपको इसकी हैबिट हो। शैलजा कहती है, आहन जी ने सिखाया मुझे रिवेंज लेना। और फिर वो नम्रता जी के सामने उनके फोरहेड पर गन पॉइंट करते हुए कहती हैं, बाय बाय सासू माँ जी, आशीर्वाद दीजिएगा मुझे कि मैं आपके बेटे को खुश रख सकूं, जो आप जिंदगी भर नहीं कर पाई। और ये बोलते हुए वो नम्रता जी के पैर को छूती है और अपनी आंख बंद करते हुए एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, आई लव यू आहन जी, आपके लिए मुझे ये करना होगा। और वो तुरंत ही ट्रिगर को दबा देती है। जैसे ही ट्रिगर दबता है, गोली नम्रता जी के सर के आर पार हो जाती है और शेजल एकदम से पीछे की तरफ गिरने लगती है। यशवीर जो उसे संभालते हुए कहता है, मैम आप ठीक हैं? शेजल जो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, मैंने सही तो किया ना, मुझे करना तो चाहिए था ना, वो सुनेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। यशवीर जो कहता है, आपने कुछ गलत नहीं किया मैडम, अगर आप ये नहीं करती तो आज मैं खुद ये कर देता, चाहे इसके लिए भले मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। आपको नहीं पता, लेकिन सर ने कितना कुछ फेस किया इस औरत के चक्कर में। और वो शेर के बाजू को पकड़ते हुए उसे हिम्मत देते हुए कहता है, आज मुझे लग रहा है कि आप आहन जी को डिजर्व करती हैं और आप सर के लिए परफेक्ट है मैडम। शेजल तुरंत ही बंदूक को वहीं पर फेंकती है और दौड़ते हुए बाहर की तरफ आ जाती है और गहरी गहरी सांस भरने लगती है। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा और क्या सच में आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा और क्या सच में श्रेजल की मासूमियत अब धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगी थी। आइए जानते हैं क्या श्रेजल अब धीरे धीरे आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा और सुनते रहिए सोल्टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।